And welcome back to the channel. So we are back to read the called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and it was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, Queen Square National Hospital. So though the information was published then, but it also holds true now, most of it, and recent editions have been added. And we begin with the chapter called Clinical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States yesterday, and we have covered the topic called anoxia as given in this chapter, and this chapter has been particularly authored by Mr. Dennis Williams. Today we will be talking about mechanisms responsible. This is the subtopic, and basically it means mechanisms responsible for anoxia and what author has covered in this. So let's begin. तो ऑथर का कहना है एनॉक्सिया जो है बहुत तरीक़ों से हो सकता है, जिनमें से एक है इनएडिक्वेसी ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ, ऑक्सीजन की ही सप्लाई एडिक्वेट नहीं है, जैसे कि होता है फॉल्टी एनेस्थीसिया में, एस्फिक्सिया में, रिप्लेसमेंट विद कार्बन मोनोऑक्साइड और रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कि है एनॉक्सिक एनॉक्सिया। वो तब भी हो सकता है जब रिडक्शन है ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ ब्लड में, जैसे कि एनीमिक एनॉक्सिया में देखा जाता है। मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड प्राइम कॉज जो उस वक्त था वो था रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एज इन आर्टीरियल हाइपोटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियल ओक्लूजन, जिसे स्टैग्नेंट एनॉक्सिया कहा गया था। साथ साथ ऑथर का कहना है कि ये भी नोटिस किया जाना चाहिए कि इस फॉर्म ऑफ एनॉक्सिया में इफेक्ट जो है पार्शियल हो सकता है एज occlusion of a large or small cerebral artery causing neurological deficit of function होती है। इसी वजह से आर्टरी का occlusion होता है, इसलिए एनॉक्सिया का इफेक्ट भी पार्शियल ही हो सकता है। आर्टीरियल हाइपोटेंशन के केस में उसको ग्रेट डील ऑफ अटेंशन मिल रही थी इन दिस रिस्पेक्ट उस वक्त। क्यों? क्योंकि वो रिकग्नाइज किया जा रहा था कि दैट अ ब्लड प्रेशर विच मे सीम एडिक्वेट बाय ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स may not be adequate in that particular person to maintain sufficient flow through all the cerebral vessels in all circumstances। यानी एक seemingly normal, apparently normal blood pressure वाले आदमी को भी arterial hypotension हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस blood pressure पे इतना sufficient ना हो कि arteries में भी blood supply हो सके और cerebrum, cerebellum और brain के other parts को पहुंचा सके। इस सिचुएशन को इनकाउंटर किया जाता था उन लोगों में जिनमें ओक्लूजन ऑफ वन कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखी जाती थी। हो सकता है ऐसे पेशेंट्स जो है क्वाइट वेल रहे बहुत समय तक, लेकिन जब टायर्ड हो जाते थे या एंड ऑफ द डे पे इन विच तब क्या होता था, वीकनेस डेवलप हो जाती थी इन ईदर आर्म, किसी भी आर्म में से, डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रोडायनेमिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द सेरिब्रल ब्लड फ्लो थ्रू द रिमेनिंग इंटैक्ट कैरोटिड वेसल। ये कैरोटिड आर्टरी, जो कैरोटिड वेजल की हम बात करें तो आई हैड अ पेशेंट जो ओल्ड एज थी और उनको लेफ़्ट कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज थी। तो अपनी वो बेस्ट ट्राई करती थी, बहुत एक्टिव भी रहती थी और जो घर का काम हो सकता था वो करती भी थी। उसके बाद वो बहुत टायर्ड हो जाती थी और कभी कभी ये सिचुएशन पेशेंट को समझाना और उनके अटेंडेंस को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये इस वजह से हो रहा है, क्योंकि या तो वो समझ नहीं पाते हैं या समझते हुए भी अनजान बनते हैं। तो आई डोंट नो, बट येस कभी कभी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि ये इस वजह से हो रहा है वो आई डोंट नो कैसे कन्वे नहीं हो पाता, या तो कन्वे होने के बाद भी अनजान बना जाता है या फिर जेन्युइनली कन्वे नहीं हो पाता। सो येस, लेट्स कंटिन्यू कि वो पीपल जो जिनमें ये चीज़ देखी जा रही थी वो अपने ब्लड प्रेशर को लो करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी जब ये सप्लाई नहीं हो रही है तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर पे क्या होगी। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है एक पेशेंट का जिनको एक ब्रीफ लेफ्ट हेमिप्लेजिया था जब उनको डायसेंट्री हुई थी सेलोनिका में इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक रहा, लेकिन जब वो 65 टर्न हुए तो उनको एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें उनको ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस ऑफ फंक्शन इन द लेफ्ट फेस और आर्म देखने को मिली इन टाइम्स ऑफ फैटीग। आर्टीरियोग्राफी में उनको देखने को मिला कि कंप्लीट ओक्लूजन है राइट कैरोटिड आर्टरी का विद कोलेटरल सप्लाई
to the ophthalmic and good fillings of the cerebral vessels on the both sides. लेटर लाइफ में ऑल्टरनेटिव एंड कोलैटरल चैनल्स जो है प्रोवाइड कर रहे थे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई फॉर ऑल द नीड्स ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, एंड ही वाज हैविंग ट्रांजिएंट एपिसोड्स ऑफ स्टैग्नेंट एनोक्सिया क्योंकि ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं थी. जब ये सारी वेज हम कंसिडर करते हैं जिनमें सेरिब्रल सेल्स जो है ऑक्सीजन से डिप्राइव की जाती हैं, उनका फेलियर हो जाता है टू यूटिलाइज द अवेलेबल ऑक्सीजन. ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए. और जब फेलियर हो जाता है टू यूज़ द अवेलेबल ऑक्सीजन, तो इस कंडीशन में एल्कलोसिस ऑफ ओवर ब्रीदिंग जो है एक कॉमन कॉज नज़र आता है. एज इन पेशेंट्स इन इल मैनेज्ड रेस्पिरेटर्स, एल्कलोसिस ऑफ बाइकार्बोनेट इंटॉक्सिकेशन और द मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन, जिन केसेस में एनोक्सिया डेवलप हो सकता है एल्कलोसिस की वजह से. ऐसे इंस्टेंसेस में क्या होता है, एक शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का टू द लेफ्ट विद कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ द एबिलिटी टू यूज़ व्हाट ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द सेरिब्रल ब्लड. सो ये टॉपिक यहाँ पे ऑथर ने ख़त्म किया है. नेक्स्ट टॉपिक इनका है कॉजेज ऑफ सेरिब्रल एनोक्सिया. सो thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to mention your comments in the comment section. Thank you so much.